हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका पवन सीरीज का सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट हो जाता है, इसके लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जो कि पार्ट फर्स्ट होगा। उससे पहले की वीडियोस में अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट किया, बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट किया, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपने स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रमुख शक्ति के साधन बताइए। ये आपका 2022 में भी आया हुआ क्वेश्चन है और 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं, यानी शक्ति के साधन निम्नलिखित हैं। जल विद्युत केंद्र, प्रदेश में जल विद्युत केंद्र मोहम्मदपुर, खातिया, पथरी, रिहंद आदि हो जाते हैं। ताप विद्युत केंद्र प्रदेश में हरदुआगंज, पनकी, ओबरा, पारीक्षा, अनपाड़ा, टाडा और ऊंचाहार में स्थित हैं। आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। परमाणु विद्युत केंद्र, प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरोरा बुलंदशहर में है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, रिहंद बांध, शारदा परियोजना, राम गंगा परियोजना, माता टीला, गंडक परियोजना, घाघरा नदी परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना, शारदा सहायक परियोजना, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना और राजघाट बांध परियोजना हो जाती हैं। जैव विविधता किसे कहते हैं? तो जैव विविधता से तात्पर्य किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाला विभिन्न जंतुओं और उसकी प्रजातियों से है, क्योंकि देखिए, जो पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु जो भी पाए जाते हैं सब एक जैसे नहीं होते हैं, इनमें अंतर होता है और उसी अंतर को क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। अब देख लेते हैं, क्वेश्चन आपका हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, और भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व की विवेचना कीजिए, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। इसके बारे में देख लेते हैं। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस क्रांति को? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942। अब यहाँ पे आपका 9 अगस्त दिए हुए हैं, लेकिन आपका 8 अगस्त राइट हो जाता है। क्या हो जाता है? 8 अगस्त राइट हो जाता है। आप इसको सही कर लें। 8 अगस्त 1942 को शुरू होते ही गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रामीण यानी भारत में ग्रामीण जीवन की स्थिति को समझाएं, ये आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत प्रमुख रूप से गांवों का देश है। यहाँ की 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जबकि यहाँ पे 70 की जगह पे आपका 72.2% हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए 5,93,721 ये हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे समझ लेते हैं, इनकी आजीविका का प्रमुख आधार कृषि है। कृषि के अतिरिक्त ये पशुपालन तथा कुटीर उद्योगों का कार्य भी करते हैं। हमारे देश की कृषि मुख्यतः वर्षा ऋतु पर निर्भर रहती है। यहाँ आप लोग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ की जो कृषि है वो किस पे है? तो वर्षा ऋतु पर निर्भर होती है। कभी कभी देखिए बारिश की आवश्यकता होती है, यानी पानी की सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन बारिश नहीं होती है। कभी कभी आवश्यकता नहीं होती है और बारिश हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ की खेती कैसी है?
पहली बात, यहाँ की कृषि को जुआ ही तो कृषि को मानते हैं ना, क्योंकि कभी बारिश हो गई, ज़रूरत नहीं भी है, कभी है ज़रूरत तो नहीं हुई, कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी ये सब चीज़ें किसानों को झेलनी पड़ती हैं, तो इसलिए जुआ कहा जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, गांव शब्द आते ही हमारे दिमाग में एक ऐसा चित्र उभरता है जहाँ की आबादी सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ यानी कि जो गांव के लोग हैं उनका रहन सहन तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो उनको बहुत मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके यहाँ सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और वो जो सुविधाएं वो लोग प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उससे वो लोग वंचित रहते हैं। देखिए, उन लोगों का रहन सहन थोड़ा अलग होता है, मेहनत सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनका रहन सहन थोड़ा अलग ही हो जाता है। आज गांव की स्थिति में तेजी से बदलाव आ रहा है, क्योंकि गांव के विकास के बगैर देश के विकास की कल्पना अधूरी है। महात्मा गांधी की मान्यता थी कि भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण गांव यानी ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना के द्वारा ही संभव है। क्वेश्चन हो जाता है, अम्लीय वर्षा के कारणों पर प्रकाश डालिए। ये भी आपका क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जल वाष्प से मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है, जिसके कारण वर्षा के जल की प्रकृति सामान्यतः अम्लीय होती है। उद्योगों, वाहनों तथा ताप बिजली घरों से निकली सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड SO2 तथा NO2 वायुमंडल में सम्मिलित होते रहते हैं। यह ऑक्साइड्स जल वाष्प व वर्षा के जल में घुलकर उसकी अम्लता को बढ़ाते हैं। पानी की ऐसी वर्ष जिसमें यानी वर्षा यहाँ पे हो जाता है ना, अम्लता जिसमें अम्लता अधिक होती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, और यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन है, ये आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन के उद्देश्य बताएं, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शांति की स्थापना के लिए किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। ये आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में शांति स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन यह अपने उद्देश्यों को पूरा ना कर सका। इसलिए विश्व में पुनः युद्ध न हो और सभी राष्ट्रों के आपस में मधुर संबंध बने रहें। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना हुई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उग्र राष्ट्रीयता की भावना पनपने के कारण 2 विश्व युद्ध हुए। इसके फलस्वरूप विभिन्न देशों के लोग इस बात पर विचार करने लगे कि भविष्य में युद्ध ना हो। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। यह सह अस्तित्व, सहयोग, आंतरिक मामलों में अनहस्तक्षेप, अनाक्रामक तथा शांतिपूर्ण ढंग से विश्व समस्याओं के समाधान का पोषक है। इसके एक विभाग यूनेस्को का मुख्य कार्य यही है। इस संबंध में यूनेस्को की प्रस्तावना में कहा गया कि सरकारों की एकमात्र आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित शांति ऐसी शांति कदापि नहीं हो सकती जिसे विश्व की जनता का निरंतर सर्वसम्मत और सच्चा सहयोग प्राप्त हो सके। इस कारण शांति स्थापना का आधार मानव जाति की बौद्धिक एवं नैतिक एकता होनी चाहिए। आगे प्रस्तावना में कहा गया कि चूंकि युद्ध मनुष्यों के मस्तिष्क में उपजता है, अतएव मनुष्यों के मस्तिष्कों में ही शांति की किलेबंदी करनी होगी। तब से यह शांति की दिशा में प्रयासरत हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने सन 1999 में 2001 से 2010 तक के दशक को विश्व के बच्चों के लिए शांति और अहिंसा के संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था। इस अवधि में कई राष्ट्रों ने इस दिशा में कार्य भी किया। वर्तमान में विश्व में कई संस्थाएं शांति सद्भाव की दिशा में कार्य कर रही हैं। इसमें कतिपय निम्नवत हैं। इजराइल के हैफा विश्वविद्यालय का द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एजुकेशन फॉर पीस
द अर्थ एंड पीस एजुकेशन एसोसिएट इंटरनेशनल, न्यूयॉर्क भारत में गांधी पीस फाउंडेशन, गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज जयपुर पीस फाउंडेशन आदि हो जाते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार एवं तीर्थ स्थलों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2022 में भी आया है और 2018 में भी आया हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्य पर्व त्योहार हैं, पर्व को ही तो त्योहार कहते हैं, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, दशहरा, दीपावली, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्दशी, कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, तीज, करवा चौथ, अमावस्या, अनंत चतुर्दशी, देवोत्थान एकादशी आदि। मुस्लिम रमज़ान शरीफ, ईद उल जुहा, मुहर्रम, ईद उल फित्र, बाराफात, शब बारात आदि हो जाते हैं। सिख के हो जाते हैं, यानी सिख धर्म के जो फेस्टिवल हो जाते हैं वो वैसाखी हो जाते हैं, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती व गुरु अर्जुन देव बलिदान दिवस आदि हो जाते हैं। ईसाई धर्म के जो हो जाते हैं फेस्टिवल वो हो जाते हैं गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस व नववर्ष आदि हो जाते हैं। बौद्ध धर्म के तो बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती यानी जिसको कहते हैं ये हो जाते हैं, और भी हैं। जैन तो महावीर जयंती आदि हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, वृंदावन, ये तीर्थ स्थल हो जाते हैं। प्राचीन तीर्थ स्थानों में वाराणसी, विंध्याचल, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, नैमिषारण्य, मथुरा, वृंदावन, देवा शरीफ, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, संकिसा, कंपिल, पिपरावा और कौशाम्बी प्रमुख हैं। आगरा, अयोध्या, सारनाथ, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, गोरखपुर, जौनपुर, कन्नौज, महोबा, देवगढ़, बिठूर और विंध्याचल में हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुशिला और संस्कृति के महत्वपूर्ण खजाने हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इसको समझ लेते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन को बढ़ाना, पुनः दाखिले यानी जो फिर दाखिला तथा उपस्थिति को बढ़ाना एवं बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाना हो जाता है। मध्याह्न भोजन योजना स्कूल में भोजन उपलब्ध कराने और बच्चे के समुचित पोषण देने का ये जो योजना है ये सबसे अच्छी योजना है, जिसके अंतर्गत रोजाना सरकारी सहायता प्राप्त 11.75 यानी 75 हो जाता है 11.75 लाख से अधिक स्कूलों में 10.8 करोड़ बच्चे शामिल हैं। ये हो जाता है। नागरिक सुरक्षा के महत्व एवं संगठन को स्पष्ट कीजिए। ये आपका 2022 और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। नागरिक सुरक्षा संगठन का उद्देश्य हवाई कार्यक्रमों में जनधन की हानि को कम करना, औद्योगिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना, जनता के मनोबल को बनाए रखना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना, शांति काल में अधिकारियों स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना तथा अन्य सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य जैसे पल्स पोलियो महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण आदि में सहयोग करना ही इस संगठन का उद्देश्य हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है स्वराज दल का गठन कब किया गया और इसके उद्देश्य क्या थे। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। स्वराज दल का उदय जब मार्च 1922 ईस्वी में गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, राष्ट्रवादी खेमे में बिखराव आने लगा। कांग्रेसियों के बीच इस बात की बहस छिड़ गई कि ऐसे संक्रमण काल में अब कौन सा रास्ता अपनाया जाए। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की नींव पड़ी। विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे विचारधारा के समर्थक
वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी तथा M.A. अंसारी थे तथा दूसरी ओर स्वराज पार्टी की अगुवाई CR दास तथा मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। स्वराज दल का गठन वर्ष 1923 में, यहाँ पे 1 जनवरी लिख दीजिए, 1 जनवरी 1923 वर्ष कौन सा हो जाता है 1923, और मंथ कौन सा हो जाता है तो 1 जनवरी। इसके उद्देश्य केंद्रीय व्यवस्थापिका तथा विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेना था। 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज में कौन कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थीं? तो भारत में 19वीं शताब्दी में जाति प्रथा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, कन्यावध, निरक्षरता, स्त्री शिक्षा का अभाव आदि बुराइयां चरम सीमा पर थी। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले क्या किया जाता था कि जाति प्रथा बहुत ज़्यादा थी, जात पात को बहुत ज़्यादा माना जाता था। छुआछूत की, अगर नीची जात वाले हैं तो वो ऊंची जात में बैठ नहीं सकते और कोई चीज़ छू नहीं सकते, ऐसे तो था। सती प्रथा, क्या होता था सती प्रथा में कि अगर किसी कारणवश स्त्री का पति मृत्यु उसकी हो जाती है, यानी जो स्त्री है उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो चिता में साथ में उसको जला दिया जाता था, तो ये क्या हो जाता था सती प्रथा। और बाल विवाह, लड़कियां छोटी छोटी होती थी और उनका विवाह कर दिया जाता था। बहुपत्नी विवाह यानी बहुत सी पत्नियों, मतलब एक पुरुष के साथ कई पत्नियों का विवाह। इस तरह से कन्यावध, लड़कियां जब जन्म लेती थी तो उनका वध कर दिया जाता था। तो ये भी जो बुरी प्रथाएं थी ये सब थी। और निरक्षरता यानी शिक्षा तो दी ही नहीं जाती थी, और स्त्री शिक्षा तो बहुत ही कम, मतलब मान के चलिए नाम मात्र की शिक्षा थी। और वहाँ पे क्या था कि स्त्री को शिक्षा देना लोग बुरा समझते थे। तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। और जो ये बुराइयां थी ये चरम सीमा पे थी। जो ये सब करते थे तो वो ये समझते थे हम जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं, बाकी सब गलत है। लड़कियों को शिक्षा देना और उनकी एज के अकॉर्डिंग विवाह करना, ये सब गलत माने जाते हैं। जैसे ही लड़की, पहली बात तो लड़की को मार ही दिया जाता था, जो लड़कियां बचती थीं तो उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता था, उनका बाल विवाह कर दिया जाता था, उनको सती कर दिया जाता था। मतलब बहुत ही ज़्यादा बुराइयां व्याप्त थी। तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद ज्योतिबा फूले कौन थे? समाज सुधार हेतु इनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराज फूले 19 अप्रैल 1827 से 28 नवंबर 1890 एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ये प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। फूले जो समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा के जाल से समाज को मुक्त कराना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने में व्यतीत किया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फूले महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फूले जी बहुत व्याकुल और दुखी होते थे, इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थीं। इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के क्या कारण थे? सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के निम्न कारण थे। ये 2021 और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्रांति का समय से पहले होना, आप लोग अच्छे से जानते हैं। इन
टॉपिक्स पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो क्रांति हुई थी 1857 की, तो ये टाइम से पहले ही हो गई थी। एक टाइम फिक्स किया गया था, यानी डेट फिक्स की गई थी कि इस डेट में ये क्रांति होनी है। लेकिन डेट से पहले क्रांति आखिर हुई क्यों, तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्रांति इसलिए हुई क्योंकि जो अंग्रेज थे वो हमारे देश पे राज करना चाहते थे और कर रहे थे, और यहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, और जब आकर बस गए तो यहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं समझते थे, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया, फूट डालो शासन करो की नीति स्टार्ट की, ये भी हो गया, वो लोग इसमें भी सफल हो गए। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, फिर भारतीयों पर ये ऐसे ऐसे अत्याचार कर रहे थे जो सहनीय नहीं थे, जिनको सहा नहीं जा सकता था। अब क्या हुआ, जब सहा नहीं जा सकता था, क्रांति छिड़ गई। अब कुछ लोग ये सोचते थे कि हमें नरमी से काम आना चाहिए, भाई नरमी से हमें काम लेना चाहिए, और हो सकता है ये लोग चले जाएं हमारे देश को छोड़कर। लेकिन जब वो नरमी से मान ही नहीं रहे थे, तो फिर क्या हुआ, अब जब इनके अत्याचार बढ़ते गए, फिर लोगों ने क्या किया, फिर आंदोलन फिर छिड़ गया। लोगों ने फिर सोच लिया कि या तो मर जाएंगे या मार डालेंगे। यही तो होता है लास्ट में, जब इंसान सोचता है कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारी ही चीज़ पे दूसरे ने कब्जा कर लिया है, तो अब जान चली जाए या जान ले ले, अब फर्क नहीं पड़ता। तो यही सब हुआ। क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने कि जो मुस्लिम थे उनको सुअर की चर्बी लगी कारतूस को मुंह से खोलने के लिए कहते थे, और जो हिंदू थे तो उनको गाय की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खोलने को कहते थे। फिर क्या हुआ, चिंगारी भड़क गई और जिसने क्रांति का रूप ले लिया। लेकिन समय से पहले ये चीज़ें हुई, क्योंकि कोई भी काम करोगे तो योजना अनुसार करोगे तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन योजना का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि अत्याचार इतने बढ़ ही गए थे। और जब इंसान को गुस्सा आ जाता है तो फिर रिजल्ट के बारे में इंसान नहीं सोचता कि हमारे साथ बुरा होगा, भला होगा, हमारी विजय होगी, पराजय होगी, कुछ भी नहीं सोचते। तो यही कारण था जो ये क्रांति असफल रही। तो इसको समझ लेते हैं, क्रांति का समय से पहले होना। क्रांति, यदि क्रांति निश्चित दिन सब जगह एक साथ और एक समय से होती तो अंग्रेज सब जगह पराजित हो जाते, देश भर में अंग्रेजी सत्ता का सदैव के लिए अंत हो जाता। क्रांति की तिथि 31 मई 1857 थी। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है पॉइंट, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। क्या थी क्रांति की तिथि, तो 31 मई 1857। लेकिन 10 मई 1857 ही को ये क्रांति का विस्फोट हो गया। क्यों हो गया ये भी समझ लिया हम लोगों ने, है ना, क्यों हुआ था आखिर। उसके बाद सैनिक दुर्बलता व उचित नेता का अभाव। क्रांतिकारियों में वीरता और त्याग बहुत था। नाना साहब के संगठन की शक्ति थी, किंतु वे अच्छे सेना नायक ना थे। तात्या टोपे वीर थे, लेकिन वो यूरोपीय राजनीतिक में दक्ष नहीं थे। लक्ष्मीबाई कुशल सेना नायक होते हुए भी स्त्री थी। बहादुर शाह बूढ़े और अशक्त थे। इस प्रकार सैनिक दुर्बलता और एक सेना नायक न होना भी संग्राम की विफलता का कारण था। अंग्रेजों के पास लॉरेंस, ओडरम, हेवलॉक तथा एडवर्ड्स जैसे अनुभवी और दूरदर्शी सेना अध्यक्षों के साथ आधुनिक अस्त्र शस्त्र व संचार के अधिक साधन थे। इनके पास साधन थे, लेकिन भारतीयों के पास इतने अधिक साधन नहीं थे, क्योंकि साधन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि जब उन लोगों ने हमारे देश पे राज करना स्टार्ट कर दिया, हम लोगों पे अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया, और जिस पे अत्याचार किया जाता है तो उनको सुविधाएं थोड़ी ना दी जाती हैं। तो यही सब चीज़ें कि मतलब चीज़ें हमारी ही थी, लेकिन यूज़ वो लोग कर रहे थे, ऐसा हो गया था। अब समझ लेते हैं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। भारत के सामंत वर्ग ने अंग्रेजों का साथ दिया, समाज के सभी वर्गों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। आर्थिक कठिनाई, अब आर्थिक कठिनाई तो होनी ही थी। वही चीज़ कि जब वो लोग शासन कर रहे थे और हम लोगों को कुछ भी नहीं दे रहे थे, तो आर्थिक कठिनाइयाँ तो आनी ही थी। तो साधनों के अभाव में सैनिकों की भर्ती करना और अन्य अस्त्र शस्त्र खरीदना कठिन हो गया था। अतः क्रांतिकारी अंग्रेजों का प्रतिशोध सफलतापूर्वक नहीं कर सके। आवागमन और संचार के साधनों का अभाव। उस समय रेल, डाक, तार, सड़कों आदि साधनों का विकास हो चुका था। ये साधन
अंग्रेजों ने क्रांति को दमन करने के लिए प्रयुक्त किया। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, आज जो वीडियो भी आएगा आपका, तो इंग्लिश का जो पवन सीरीज़ का मॉडल पेपर हो जाएगा उसको सॉल्व करेंगे, और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अदर क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।